वर्ड पूछा जाए डाई इन हार्नेस, तो इसका मतलब होता है डाई यानी कि मर जाना, वाइल वर्किंग काम करते वक्त। जब कोई व्यक्ति जॉब पर है, काम कर रहा है और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं डाई इन हार्नेस। जॉब करते वक्त किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गई तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं डाई इन हार्नेस। मैं रिपीट करता हूं सर, हार्नेस लगाम होती है, इन हार्नेस का मतलब किसी व्यक्ति का वर्किंग होना होता है, काम करना होता है, और डाई इन हार्नेस का मतलब व्यक्ति का काम करते 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 जॉब पर मर जाना होता है। तो वर्ड पूछा जाएगा पेपर में डाई इन हार्नेस का मतलब बताओ क्या होता है, तो वहां पे एक ऑप्शन आपको बताएगा कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और वो भी कब, जब वो काम कर रहा था। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जॉब पे है, पुलिस में है, और वो जॉब पे है और किसी वजह से उसका एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, कोई दुर्घटना घटती है और व्यक्ति मर जाता है, तो क्या कहा जाएगा, ही डाइड इन हार्डनेस। यानी कि वो कब मरा, जब वो वर्किंग था, जॉब पे था, तब उसकी मृत्यु हुई। इसे बोलते हैं डाई इन हार्डनेस। थोड़ा सा नेक्स्ट से चलते हैं। यहां पर कहते हैं सिक्सेस एंड सेवन्स, इस वर्ड को ऐसे यूज नहीं किया जाएगा बेटा, बल्कि ऐसे यूज किया जाएगा, एट सिक्सेस एंड सेवन्स। बड़ा प्यारा वर्ड है सर, बहुत डेप्थ है इस शब्द के अंदर। आइए मैं इस वर्ड को एक बार फील करके बताता हूं आपको होता क्या है। जब चीजें बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाती, कंफ्यूज्ड, मतलब ये समझ में ही नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। मैं रिपीट कर रहा हूं सर, कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि आदमी को समझ में ही नहीं आता कि अब मैं करूं तो क्या करूं, बिल्कुल समझ में नहीं आता। एक मूवी है 83, कपिल देव की, वर्ल्ड कप जीता जिस वर्ष। उस मूवी में सब टाइटल्स के साथ मैं देख रहा था उसका एक छोटा सा क्लिप। वो फाइनल मैच में जब वो वेस्ट इंडीज की प्लेयर मारना शुरू करते हैं ना, तो वहां पर उनके कपिल देव जहां फील्डिंग सेट कर रहे हैं, जिनको बॉलिंग दे रहे हैं उसी को पढ़ रहे हैं। तो वहां पे कह रहे हैं कि शायद कप्तान को भी समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करें अब। तो वहां पे एक लाइन बोलते हैं, शायद ऐसी ही कुछ लाइन बोलते हैं, क्योंकि मैंने वो बहुत पहले देखा था। तो वहां सब टाइटल्स में लिखा था द कैप्टन इज एट, या द टीम इज एट सिक्सेस एंड सेवंस, कुछ इस तरीके का एक वर्ड था। तो सब टाइटल में लिखा था बच्चों एट सिक्सेस एंड सेवंस, तो सब अस्त व्यस्त, कंफ्यूज्ड, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। उस स्थिति में होना होता है एट सिक्सेस एंड सेवंस। एक और बहुत शानदार वर्ड देता हूं इसी का, आप सब बच्चे ध्यान से लिखना बेटा, वो होता है एट अ लॉस। जब आदमी की बुद्धि उसका साथ छोड़ दे, उसका दिमाग काम ना कर रहा हो, उसको ये समझ में ना आ रहा हो कि करूं तो क्या करूं, ये कंफ्यूज होने के लिए आप इंग्लिश में बोलते हैं एट अ लॉस। एक और वर्ड आपको दे रहा हूं, इसे बोलते हैं एट वंस विट्स एंड। विट्स एंड, विट होती है बुद्धि बच्चों, बुद्धि को इंग्लिश में विट कहते हैं। और जब आदमी की बुद्धि उसका साथ ना दे, मतलब उसका दिमाग उसका साथ ना दे, उसको इस समझ में ही ना आए कि वो करे तो क्या करे, ऐसी स्थिति में हम इस वर्ड से भी बोल सकते हैं एट वंस विट्स एंड। समझिए, बात को जोड़ दीजिए। देखिए, तीन शब्द आपने अभी अभी सुने हैं, और तीनों शब्दों का मतलब है आदमी के बिल्कुल कंफ्यूज्ड दिखाने को, कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं। तो ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति होगा तो आप दिनों में से किसी एक तरीके से इस बात को कहना, या तो बोलो आई एम एट अ लॉस, या फिर बोलो आई एम एट सिक्सेस एंड सेवंस, या फिर बोलो आई एम एट माई विट्स एंड। तीन शब्द पर मीनिंग सेम, मतलब कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड मतलब समझ में नहीं आ रहा कि करूं तो, हाँ जी, करूं तो क्या करूं। सर, क्या आप तीनों शब्द समझ गए? आगे की तरफ आते बेटा। हाँ जी बेटा, इसमें आएगा बेटा, वो यहां है। आइए बेटा, एक नया वर्ड बताता हूं आपको, ध्यान से देखो बेटा। बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डेलिमा, इस वर्ड को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं सर? बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डेलिमा, या फिर सीधा लिख सकते इन अ डेलिमा, या फिर बोल सकते हैं सर इन अ पिक्स। जैसे देखिए, मैं इसे यूज करके दिखाता हूं बेटा। अगर मान लो इस शब्द का प्रयोग, पहले मैं यूज करके दिखा रहा हूं फिर इसका मीनिंग बताऊंगा। अगर मान लो ये शब्द जो तीन बोर्ड पे लिखे हैं, बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डेलिमा, इन अ डेलिमा, इन अ फिक्स, तीनों का मतलब सेम है। अगर ये वर्ड मुझे अपने लिए यूज करने पड़े तो देखो कैसे करूंगा। मैं अपने लिए आई, फिर मैंने आई के साथ लगाया एम,
और सेंटेंस पूरा हो गया। आई एम बिटवीन द होर्न्स ऑफ अ डेलिमा, या ऐसे बोल दो आई एम इन अ डेलिमा, या फिर ऐसे बोल दो आई एम इन अ फिक्स। पर ऐसा बोलना कब है, ये कब किसी को कहना है कि आई एम इन अ फिक्स? ऐसा तब बोलेंगे जब आप सामने वाले व्यक्ति को ये कह रहे हैं यार मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा, मैं तो बड़ी दिक्कत में फंस गया, अब मैं डिसाइड मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे आप, क्योंकि आपके पास दो चॉइस है, तीन चॉइस है, चार चॉइस है, और आपको डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं करूं तो क्या करूं, चूज करूं तो कैसे करूं। जैसे मान लो, हाँ, जैसे एक मूवी है तारे जमीन पर, भी किसी ने सुनी हो मूवी का नाम, आमिर खान की है। उस मूवी में क्या होता है कि एक पेंटिंग कंपटीशन होता है लास्ट में। तो उसमें आमिर खान ने निकुम करके एक टीचर का, जो आर्ट्स का टीचर है, उसका रोल अदा किया है। उसमें ईशान अवस्थी करके एक बच्चा है जिसको उसके पेरेंट्स या आसपास के लोग मेंटली जो कहते हैं वो चैलेंज्ड बच्चा कहते हैं बड़ा निखट्टू है और उसको मतलब कुछ नहीं आता, स्टूपिड बच्चा ये। वो बच्चे को पेंटिंग का बड़ा शौक है। अब क्या होता है, सुनते रहना गाइस। अब होता क्या है कि वो उस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि लास्ट में जो पेंटिंग कंपटीशन होता है, तो सभी टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स उसमें पेंटिंग बनाते हैं। तो ईशान अवस्थी करके जो लड़का है वो भी, जिसको आमिर खान ने बहुत मोटिवेट करके बहुत इंटेलिजेंट बना दिया है, उस बच्चे ने भी पेंटिंग बनाई और आमिर खान ने भी पेंटिंग उसमें बनाई। आमिर खान की जो टीचर है, बड़ी सी उम्र की महिला, वो उसमें जज। अब फिर अनाउंसमेंट का टाइम आता है, सबकी पेंटिंग चेक की गई, अनाउंसमेंट का टाइम आया, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल वो कहते हैं कि इस बार जिस व्यक्ति की भी पेंटिंग सबसे अच्छी होगी उसको हम अपनी डायरी का कवर पेज बनाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि बड़ी दिक्कत में आ गई, वो जज का नाम लेके कहते बड़ी दिक्कत में आ गई। उनको लगा कि दो ऐसी पेंटिंग है जिसमें किसको वो फर्स्ट कहें, दोनों ही बराबर से अच्छी हैं, पर दो कवर पेज तो एक डायरी के नहीं हो सकते। तभी उसमें बच्चे हंसने लगते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं कि अब वो सोचते हैं कि अब क्या करें, गुरु को चुने या शिष्य को चुने। तो सब बच्चे हैरान हो जाते हैं, गुरु को चुने या शिष्य को चुने, तो सब हैरानी से देखते हैं। फिर वहां पे वो एक सेंटेंस बोलता है, तो द टीचर वॉज इन अ फिक्स, शी वॉज इन अ फिक्स। वो एक सेंटेंस बोलता है, शी वॉज इन अ फिक्स। बेटा पास्ट में जब बात जाएगी तो इसका वॉज हो जाएगा, शी वॉज इन अ फिक्स। मतलब वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि किसको फर्स्ट कहें, किसको सेकंड कहें। तो वहां पे एक सेंटेंस बोलता है, फिर कहते हैं लास्ट में शिष्य जीत जाता है और गुरु हार जाता है। फिर बच्चे कहते हैं हाँ, यानी कि हाँ ठीक सुना आपने, आपके निकुम सर हार गए हैं और जीतने वाला बच्चा है ईशान अवस्थी। फिर इस तरीके से वो चलता है। पर वहां एक सेंटेंस वो बोलते हैं इंग्लिश में, शी वॉज इन अ फिक्स, शी वॉज इन अ फिक्स। हम ये भी कह सकते थे शी वॉज इन अ डेलिमा, हम ये भी कह सकते थे शी वॉज बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डेलिमा। जो मन करे वो लगाई, क्योंकि तीनों बराबर से ठीक है। तो जब आदमी ऐसी स्थिति में फंस जाए कि वो डिसाइड भी नहीं कर पा रहा कि करूं तो क्या करूं, चूज ही नहीं कर पा रहे, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं इन अ फिक्स, इन अ डेलिमा, या बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डेलिमा। यानी कि अ डिफिकल्ट सिचुएशन और चॉइस। एक ऐसी सिचुएशन जब बड़ी मुश्किल है, और वो भी किसमें, वहां पे चॉइस है आपके पास, आप चूज नहीं कर पा रहे, तो ऐसी स्थिति में बोलेंगे सर आई एम इन अ डेलिमा। डेलिमा मतलब से दुविधा, हिंदी में सुना हो तो एक वर्ड होता है द्विधा, मैं बड़ी दुविधा में हूं, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं डेलिमा। हाँ बेटा, एट अ सी वो ऊपर वाले में आएगा, कंफ्यूज्ड में। जब आदमी कंफ्यूज्ड होता है ना, तो उसे बोलते हैं एट अ सी या एट सी। समझ में आ रहा है बेटे, एवरीबॉडी? दैट्स गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, चलें? यस। नेक्स्ट वर्ड आता है पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट। जब हम कुछ ऐसा कर दें जिसकी किसी ने उम्मीद ना की हो। पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा आपने कर दिया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की। कुछ ऐसा कर देना जिसकी किसी ने उम्मीद ना की हो, तो उसे इंग्लिश में बोलते पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट। पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट। एक हॉलीवुड की, आप कहेंगे सर आप मूवीज के एग्जांपल बहुत दे रहे हैं। अब
अब होता है सर, मैं बड़ा शौक रहा है मेरा फिल्में देखने का। तो एक हॉलीवुड की मूवी मैंने देखी, उसमें एक व्यक्ति अपने जीवन में जिसको वो कुछ भी नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं यार इससे कुछ नहीं होगा, वो व्यक्ति क्या करता है, लास्ट में कुछ ऐसा करके दिखाता है कि सब उसको देखते रह गए। तो वहां पे जब वो बहुत बड़ा काम कर देता है, तो उस व्यक्ति से जो महिला प्रेम करती है, वो महिला उसके पास आती है और उसको कहती है, यू रियली पुल्ड अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट। उसको एक सेंटेंस बोलती है, यू रियली पुल्ड अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट। तुमने तो कमाल कर दिया, कुछ ऐसा कर देना जिसकी किसी ने उम्मीद ही ना की हो। तो उसे कहते पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट। जैसे पहले जादूगर से आते थे ना, वो डाला ऐसे करा और फिर उसमें से रैबिट निकाल दिया, कबूतर निकाल दिया, मैजिक करने वाले जो लोग थे। तो पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट का मतलब कुछ ऐसा कर देना जिसकी किसी ने उम्मीद तक भी किसी ने ना की हो। बेटा एवरीबडी यस नो, सबको समझ में आया? आइए ना फिर नेक्स्ट। हाँ जी। हाँ बेटा, वो छुपा रुस्तम होता है। फिर उसमें ना करना नहीं होता, फिर एक ऐसा व्यक्ति जो छुपा रुस्तम है, एक ऐसा व्यक्ति जो छुपा रुस्तम है, उसे बोलते डार्क हॉर्स। आगे की तरफ आइए सर, नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है, द सोल्ट ऑफ द अर्थ। द सोल्ट ऑफ द अर्थ, एक ऐसा व्यक्ति, सर एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अच्छा है और उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। आपने सुना भी होगा सर, नमक हलाल। नमक हलाल उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी के लिए ट्रस्ट वर्दी है, वफादार है। कहते हैं मैंने नमक खाया है तो मैं वफादारी तो करूंगा। एक ऐसा व्यक्ति जो वफादार है, अच्छा है, जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, उस व्यक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं द सोल्ट ऑफ द अर्थ। जैसे कहते हैं यार विश्वास के लायक बहुत अच्छा आदमी है, ये जो आदमी है ना जिसकी तू बात कर रहा है, बड़ा विश्वास के लायक है और बहुत अच्छा आदमी है यार। जब ऐसे सेंस में किसी के बारे में कुछ कहना हो, तो आप हमेशा ये बोलिए बेटा, ही इज द सोल्ट ऑफ द अर्थ। मतलब अच्छा भी है और ट्रस्ट वर्दी भी है। ट्रस्ट वर्दी का मतलब विश्वास के लायक व्यक्ति है। तो कोई भी व्यक्ति को आपको विश्वास के लायक कहना हो, है ना, और दूसरा क्या कहना हो बेटा, क्या कहना हो, ट्रस्ट वर्दी, तो उसको आप क्या कहेंगे, या अच्छा कहना हो तो उसे कहेंगे द सोल्ट ऑफ द अर्थ। मान लो मैंने कहा इस लड़के के लिए कहा, तो हमने बोला ही इज, और फिर द सोल्ट ऑफ द अर्थ। इसे ऐसे यूज करेंगे सेंटेंस में, ही इज द सोल्ट ऑफ द अर्थ, मतलब एक अच्छा ट्रस्ट के लायक व्यक्ति है, ही इज द सोल्ट ऑफ द अर्थ। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन गाइस। यहां पर देखिए, स्टिक टू वंस गन। स्टिक टू वंस, बेटा ये टू आने का मतलब ये है कि स्टिक अपने आप में एक वर्ब है, इसका यही मतलब है बस। ये टू ये बता रहा है कि अगला जो शब्द है वो अपने आप में एक वर्ब है। वर्ब है तो उसकी फॉर्म भी बनेगी, सेकंड और थर्ड फॉर्म। अब देखिए, स्टिक टू वंस गन का मतलब क्या होता है। मान लो अगर ये वर्ड मुझे अपने लिए यूज करना पड़ गया ना, ये वाला, तो मैं इस वंस की जगह यहां से इस वंस को उठा के माई लगा दूंगा। अगर मुझे मान लो ये वर्ड आपके लिए यूज करना पड़ जाए, तो मैं इस वंस की जगह यहाँ पे योर लगा दूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं सर, जो अपनी बात पे कायम रहते हैं, अपनी बात के पक्के होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता, कहकर मुकरने वाले लोग नहीं होते वो। एक होता है जुबान का पक्का सर, उसे बोलते हैं अ मैन ऑफ वर्ड। एक होता है अपनी बात पे कायम रहने वाला। सर दोनों में फर्क है। अब मैन ऑफ वर्ड का मतलब होता है सर जुबान का पक्का, यानी कि जो वादा करता है तो फिर निभाता भी है, वो होता है बेटा मैन ऑफ वर्ड। फिर सुनिएगा बेटा, एक व्यक्ति होता है जुबान का पक्का सर, कहा तो फिर करेगा। कुछ लोग होते हैं सर, एक बार वादा कर देते हैं तो फिर करके रहते हैं उस काम को। कहा कि यार अगले महीने तेरे पैसे वापस कर दूंगा, तो देखिए अगले महीने पैसे वापस कर दिए। जो कहता है, वादा करता है, वो पूरा भी करता है। ऐसा कोई इंसान है तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं अ मैन ऑफ वर्ड। ध्यान रखना बेटा, जुबान की सेंस में कभी भी वर्ड्स नहीं कहा जाता। जुबान की सेंस में कभी भी वर्ड्स नहीं कहा जाता, हमेशा वर्ड कहा जाता है। ये ग्रामेटिकल पॉइंट पेपर में खूब पूछा जाता है, और स्पीकिंग में गलत बोला जाता है। बहुत सारे लोगों को स्पीकिंग में बड़ी दिक्कत है इस शब्द के साथ। वो क्या कहेंगे, जुबान के पक्के व्यक्ति के लिए वो वर्ड ना लगा के वर्ड्स लगा देते हैं। याद रखना है, जुबान की बात आएगी तो वहां पे वर्ड लिखा जाएगा, वर्ड्स नहीं। ये बात आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है सर। सर क्लियर हुआ मेरी बात? दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए क्या होता है सर, जब कोई व्यक्ति वादा करके निभा देता हो, ऐसे व्यक्ति को जुबान का पक्का कहते हैं।
तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं अ मैन ऑफ वर्ड। कुछ लोग होते हैं अपनी बात पे कायम रहने वाले, मुकरते नहीं है। जैसे कुछ कहा, वो बात दूसरे तक पहुंची, उसने कहा तूने ऐसा बोला, बोले हाँ बिल्कुल मैंने तेरे बारे में ऐसा बोला। एक ऐसे नहीं मैंने कब बोला, क्यों तूने उस दिन कहा नहीं था, पागल है तू यार, मैंने ये कब कहा। कहते यार तू तो बड़ा बेकार आदमी है यार, तू मुंह पे कह के मुकर जाता है यार। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अपनी बात से मुकर जाते हैं, नहीं मैंने तो ऐसा कभी बोला ही नहीं, मैं तो अभी नहीं कहा। कुछ क्या कहते हैं, नहीं मैंने कहा और मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूं। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो अपनी बात पे हमेशा कायम रहता है अपने प्रति, तो उसे बोलते हैं स्टिक टू वंस गन। जैसे मान लो मैं अपनी बात पे हमेशा कायम रहता हूं, तो मैं बोलूंगा आई स्टिक टू माई गन। मतलब मैं अपनी बात से कभी मुकरता नहीं हूं। आई ऑलवेज स्टिक टू माई गन। जोर देने के लिए आप इतना भी लिख सकते हैं ऑलवेज, आई ऑलवेज स्टिक टू माई गन। मैं हमेशा अपनी बात पे कायम रहता हूं, कभी अपनी बात से मुकरता नहीं हूं। तो दोनों के बीच में फर्क पता चला। अब मैन ऑफ वर्ड होता है जुबान का पक्का, यानी कि वादा करेगा तो निभा भी देता है, और जो अपनी बात पे कायम रहता है उससे मुकरता नहीं, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टिक टू वंस गन। ये वर्ड भी क्लियर हुआ। आइए ना फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ ये भी नहीं, फिर वो तो सोल्ट ऑफ द अर्थ में आ जाएगा। अपनी बात पे कायम रहना बेटा। आगे की तरफ आइए तो देखिए, कहता है स्टिक टू वंस गन के बाद हैव अ बॉन्ड टू पिक। कई बार होता है ना, किसी चीज को लेके हम नाराज होते हैं किसी से। कई बार ऐसा होता है बच्चों की कोई बात ऐसी हो जाती है जिसको लेके आप किसी से नाराज रहते हैं। कहते भाई मेरे को, मेरी है ना तेरे से एक नाराजगी है यार, मेरी है ना तेरे से एक नाराजगी है। या कई बार ऐसे कहते हैं मैं एक बात को लेके तेरे से नाराज बहुत हूं, एक बात को लेके मैं तेरे से बहुत नाराज हूं। तो किसी भी बात को लेके आदमी जब किसी से नाराज होता है तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं हैव अ बॉन्ड टू पिक विद। जैसे किसी बात को लेके मैं नाराज हूं, तो देखिए मैंने क्या बोला, आई हैव अ बॉन्ड टू पिक विद, और विद के बाद यहां पे यू, जिससे नाराजगी है विद करके उसका नाम आ जाता है। आई हैव अ बॉन्ड टू पिक विद यू। देखिए आप किसी भी चीज को सीखते हैं तो विद सेंटेंस सीखिए, उसके मीनिंग के साथ सीखिए। कोई कोई वर्ड ऐसा जिसकी सेंटेंस की आवश्यकता नहीं है, जहां मुझे लगेगा ना सेंटेंस चाहिए मैं लिखवाऊंगा जरूर बेटा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सर, इन सभी शब्दों के मीनिंग को समझिए सर, क्रैमिंग मत कीजिए। अब समझिए कि वर्ड कब आता है, क्यों आता है। तो जब हम किसी भी व्यक्ति से किसी भी चीज को लेकर नाराज होते हैं, नाराज, तो वहां पे बोलते हैं हैव अ बॉन्ड टू पिक विद। मैं आपसे नाराज हूं तो मैंने बोला आई हैव अ बॉन्ड टू पिक विद यू। किसी भी व्यक्ति से नाराजगी है तो हैव अ बॉन्ड टू पिक विद। एवरीबडी यस नो, दैट्स ग्रेट, शाबाश। बेटा आगे की तरफ देखिए, ये पूरा वर्ड ऐसे आता है बेटा पेपर में, लिव, लिव मतलब रहना। मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, लिव रहना, इन एंड, या फिर अगर टावर्स लिखा है तो एन की जरूरत नहीं, लिव इन एवरी टावर्स। फिर से देखिए, लिव इन एवरी टावर्स क्या मतलब होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको समाज के आम लोगों की चिंता होती ही नहीं है, उनके दुख दर्द से उनका कोई लेना देना नहीं है, ना उनको पता है ना वो सोच रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं सर, समाज के बहुत निम्न स्तर पे या बहुत निचले स्तर पर जो लोग रह रहे हैं, उनके दुख सुख से उनको कोई लेना देना नहीं सर, ना उनके बारे में वो विचार रखते हैं, ना उनके बारे में उनको पता होता है। कहते हैं बहुत सारे लोग क्या, कि नेता लोग है ना सर, इनको किसी के दुख सुख से कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। ये बड़े अमीर जो लोग हैं, इनको किसी निम्न स्तर पे जो लोग रहे इनके दुख नहीं दिखते, इनको पता भी नहीं होता, ना ये सोचते हैं कभी इनके बारे में। तो जब हम समाज के आम लोगों के दुख दर्द से बहुत दूर रहते हैं, उनके बारे में कोई चिंता ही नहीं करते ना सोचते हैं, तो ऐसा रहना, इस तरीके से रहना, उस इंग्लिश में बोलते लिव इन ऑवरी टावर्स। जैसे आई लिव इन ऑवरी टावर्स, इसका मतलब क्या है कि आम जन के दुख, आम जन लोगों के जो दुख है उनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं तो पता है, ना मैं उनके बारे में सोचता हूं। आई लिव इन ऑवरी टावर्स। तो सम पीपल, सम रिच पीपल, कुछ अमीर लोग क्या करते हैं, सम रिच पीपल लिव इन ऑवरी टावर्स। कुछ लोग बिल्कुल भी दान नहीं करते, लोगों की मदद के लिए कभी हाथ नहीं बढ़ाते। पर कुछ लोग क्या करते, बहुत दान करते हैं, लोगों की आर्थिक मदद करते हैं,
पैसे से मदद करते हैं, शायद वो आम जन के बारे में सोचते हैं और कुछ लोग नहीं सोचते। तो दे लिव इन ऑवरी टावर्स। डिटैचमेंट एंड क्या लिखा बेटा, सेक्लूशन, मतलब उनसे बिल्कुल दूर रहना। हाँ जी, लिव इन और सिट इन दोनों ठीक कह सकते हैं बेटा, बोथ आर राइट, बिल्कुल बराबर से ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ये कहीं पे कुछ गिवन नहीं है, दोनों तरीके से यूज होता है, और ज्यादा तो लिव करते हैं लोग। सर एक वर्ड आ रहा है, बहुत 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 प्यारा वर्ड आ रहा है सर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इन अ ब्राउन स्टडी। इसे इन लगा के यूज करते हैं बेटा, इन अ ब्राउन स्टडी। जैसे देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब कई बार होता है ऐसे, वो सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है। एक तो बल्कि सामने वाले बैठा व्यक्ति ऐसे कर रहा है, फिर वो हाथ लगाता है। क्या सोच रहा है, कुछ नहीं। तो कई बार इसमें कहते हैं, कहाँ ख्यालों में गुम है तू, ख्यालों में गुम होना, सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे, सोचे जा रहे हैं सोचे जा रहे हैं सोचे जा रहे हैं। जब आदमी इस अवस्था में है कि उसका सोचना रुक ही नहीं रहा, विचार पे विचार, विचार पे विचार, विचार पे विचार आए जा रहे हैं, और आदमी ख्यालों में गुम है। हम्म। जब ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति होता है तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं इन अ ब्राउन स्टडी। जैसे मैंने कहा आई वॉज इन अ ब्राउन स्टडी, मतलब मैं ख्यालों में गुम था। रिवरीव का मतलब सोचे जाना होता है बेटा, विचारों में पड़े रहना होता है। आई वॉज इन अ ब्राउन स्टडीज का मतलब मैं ख्यालों में गुम था, मैं अपने विचारों में गुम था, सोचे जा रहा था सोचे जा रहा था सोचे जा रहा था, ये इसका मतलब हो गया। इन अ ब्राउन स्टडी। यस। बेटे बताओ ना, समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल सॉलिड तरीके से ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि बस हाँ 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 पता चल गया। एक क्लियरिटी, संडेस में कैसे यूज होगा, क्या इसका मतलब होता है, कब लगता है। बहुत बढ़िया, आइए ना सर नेक्स्ट वर्ड। हाँ जी बेटा, सोच, विचारों में पड़े रहना बेटा, वो डिटैच्ड, किसी भी चीज से आप प्रभावित नहीं हो रहे। आगे की तरफ आइए बेटा, इससे देखो ये वर्ड ऐसे यूज होता है, कैच रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़े जाना। अभी हुए ना सर, कहाँ के वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो उसमें पूर्णतः लिप्त पाए गए हैं, झारखंड के हैं, है ना, क्या नाम है उनका, हेमंत सोरेन। बिल्कुल। बल्कि उन्होंने, बल्कि देखो एक उन्होंने एफआईआर भी कटवा दी, उसमें कहा कि मैं पिछड़े हुए वर्ग से आता हूं और मेरे को शोषण किया जा रहा है। मैंने कहा एकदम से पिछड़ा वर्ग याद आ जाता है? तो मतलब बहुत सारे लोग इस तरीके से करते हैं। तो अब पॉइंट है कि वो उसमें लिप्त पाए गए हैं सर, उसके अंदर वो लिप्त पाए गए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों का विचार ये भी कि इलेक्शन के नजदीक आते ही घटनाएं घटने लगती हैं। मैं कहता हूँ सर, जहाँ पे दिक्कत होती है वहां पकड़ा ही जाता है। और एक तो अब तो खुलेआम धमकियां भी चल रही हैं आजकल। ठीक है, तुम आज हमें पकड़ लो, हमारी पावर आने देना, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब क्या है कि आज गलती तुम कर रहे हो, चिंता मत करो, ऐसा तो हम भी करेंगे। तो फिर इनमें उनमें फर्क क्या है? अगर ये सीधा सीधे कोई व्यक्ति कहता है कि चिंता मत करो, हमारी सरकार आने दो, देख लेंगे तुम्हें, इसका मतलब क्या हुआ? कि आप भी तो इसी कैटेगरी के, फिर इसकी आलोचना करना क्या, देख ही लेना आप, बता क्यों रहे हो? फिर फर्क ही क्या है भाई? इसने गोली चलाई, फिर उसने भी चला दी, तो क्या कहेंगे, एक दूसरे पे गोली चलाई, कोई पहले चला रहा कोई बाद में चला रहा है, गोली तो गोली है। तो फर्क तो कुछ हुआ ही नहीं। तो पॉइंट देखिए इसमें क्या आता है, पॉइंट इसमें ये आता है कि जब हम क्या कहते हैं, कैच रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों पकड़े जाना। कैच रेड हैंडेड का मतलब क्या होता है बच्चों? रंगे हाथों पकड़े जाना। और जब हम किसी को रंगे हाथों पकड़ते हैं तो वहां पे आता है कैच, और कैच के बाद आता है रेड हैंडेड। जैसे देखिए छोटा सा एग्जांपल, किसी आदमी ने रिश्वत ली, और रिश्वत लेते वक्त उसके फोटोज हो गए, वीडियो बन गई, और बाद में वहां पे फोरेंसिक वाले जाके, फोरेंसिक तो नहीं, ये कौन से वाले होते हैं वो, विजिलेंस वाले, विजिलेंस वाले जाकर उस व्यक्ति को वहीं पे रंगे हाथों पकड़ते हैं।
वो रंगे हाथ तो क्यों कहते हैं सर? वो पैसे जिन पे लिखवाते हैं ना, रिश्वत देते हैं, उन पे पाउडर सा लगाते हैं वो। तो जैसे वो आदमी उन पैसों को पकड़ता है अपने हाथों से, तो उसके हाथों को पानी में डलवाते हैं। जैसे ही पानी में डलवाते हैं तो रेड कलर के हो जाते हैं। तो वहां से एक कहावत बन गई, रंगे हाथों पकड़ा। यानी कि किसी आदमी को तब पकड़ा जब वो क्राइम कर रहा है, तो उस इंग्लिश में बोलते कैच रेड हैंडेड। तो यानी कि कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग क्या, द क्राइम। जब आदमी क्राइम करते वक्त पकड़ा जाए तो उसे बोलते कैच रेड हैंडेड। जैसे आई कॉट हिम, मैंने, कैच का सेकंड फॉर्म कॉट, आई कॉट हिम रेड हैंडेड। आई कॉट हिम रेड हैंडेड, मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। कैच की सेकंड फॉर्म कॉट होती है। मान लो मैं अपनी कंपनी, एक ऑफिस है, उसमें मैं सीनियर पोस्ट पे हूँ, मेरे नीचे एक जूनियर है, और मुझे पता चलता है बार बार कि रिश्वत लेता है, गलत करता है। तो मैंने क्या करा, उसके लिए कैमरा लगाया, फोटोज करवाए, सारी चीज़ें, और फिर मैंने उसकी सारी चीज़ें करके ऊपर डिपार्टमेंट को भेज दी। तो मैंने क्या लिखा सर, आई कॉट हिम रेड हैंडेड वाइल टेकिंग द ब्राइब। रिश्वत लेते वक्त मैंने इसको रंगों हाथे पकड़ लिया। तो कैच रेड हैंडेड का मतलब किसी को रंगे हाथों पकड़ लेना। कैच की सेकंड फॉर्म कॉट है, थर्ड फॉर्म भी कॉट है। घटना पास्ट में घटी थी तो सेकंड फॉर्म लगा दी। आई कॉट हिम रेड हैंडेड का मतलब मैंने उसको रंगे हाथों पकड़ा सर। एवरीबडी यस से नो? सर ये खाने पीने की चीजों के लिए आता है, मेक माउथ वाटर। ये खाने पीने की चीजों के लिए आता है सर, मेक माउथ वाटर। कुछ भी ऐसा जो आपके अंदर खाने की इच्छा पैदा कर दे। सर देखिए, एपेटाइट होती है भूख। कभी भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, पेशेंट होता है, कहते हैं हाँ जी भूख कैसी लग रही है, पूछता है डॉक्टर भूख कैसी लग रही है, तो जी भूख तो लगती ही नहीं आजकल। तो फिर वो रिपोर्ट में लिखता है लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब क्या कहता है वो, भूख नहीं लग रही पेशेंट को, भूख नहीं लग रही पेशेंट को। तो एपेटाइट क्या होती है, भूख होती है। एपिटाइजर होते हैं बेटा, आप कभी देखे ना, एक वर्ड आता है एपिटाइजर, कुछ भी ऐसा जो भूख लगाता है। बहुत सारे प्रोडक्ट आती हैं, दवाइयां आती हैं मार्केट में जो एपिटाइजर होती हैं। मतलब क्या करती है, लोगों को भूख लगाती हैं, वो भूख बढ़ाती हैं, एपिटाइजर बोलते हैं उनको। तो एपिटाइट क्या होता है सर, भूख होती है। और स्टिमुलेट का मतलब बढ़ा देना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुंह में पानी आने का मतलब क्या होता है, ऐसा मन करता है कि खा लो अब तो। इसलिए कई बार होता है कोई चीज देखी तो उसके बाद कहते हैं यार आज तो ये खाने का मन कर रहा है, चल चले खाएं, ऐसा कुछ। तो किसी भी चीज को खाने का जब मन करता है, इच्छा पैदा होती है, तो उस इंग्लिश में बोलते हैं क्या, मेक माउथ वाटर। सब आप यस कह दो तो बड़ी अच्छी बात होगी। धन्यवाद सर। आगे की तरफ है, फ्लॉग अ डेड हॉर्स। फ्लॉग अ डेड हॉर्स, इसे फ्लॉगिंग की जगह सिंपल फ्लॉग भी कह सकते हैं। फ्लॉग अ डेड हॉर्स। सर फ्लॉग होता है चाबुक से किसी को पीटना। चाबुक मारते हैं ना, चाबुक, तो उसे फ्लॉग कहते हैं। विप भी बोलते हैं, सुना हो तो आपने कभी भी, विप भी बोलते हैं सर, चाबुक मारना। सो फ्लॉग अ डेड हॉर्स, अगर मान लो कोई घोड़ा मर जाए और उसको चाबुक से पीटते रहे आप, तो वो उठेगा तो नहीं। सब मरे हुए घोड़े को आप कितना ही पीट लो, वो हिलना ही नहीं उसको। तो यहां से एक कहावत है इंग्लिश में बच्चों, क्या, व्यर्थ में किसी मुद्दे पर, किसी चीज पर अपनी कोशिशें करते रहना, एफर्ट्स लगाते रहना। और किसी ऐसी चीज पे कोशिश करें, एफर्ट्स लगा रहे हैं जिसका कोई नतीजा निकलना ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोलते हैं सर, क्या, क्या, फ्लॉग आ डेड हॉर्स, व्यर्थ में अपने एफर्ट्स लगाना। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। सो कहते हैं स्टॉप फ्लॉगिंग। देखिए मैंने एक वर्ड बोला, स्टॉप फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। क्यों फालतू में कोशिश कर रहा है, छोड़ना। क्यों फालतू में अपनी मेहनत खराब कर रहा है, चल छोड़ना यार। कई बार ऐसे बोलते हैं। अब मान लो किसी को समझाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, आपको पता है मानने वाला है ही नहीं, पता नहीं तू क्यों लग रहा है इसके पीछे ऐसे। तो उसमें क्या कह रहा है, छोड़ भी यार, क्यों फालतू में अपनी एनर्जी खराब कर रहा है, टाइम खराब कर रहा है। स्टॉप फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। व्यर्थ में जब हम हार्प अपॉन अ क्वेश्चन दैट हैज बीन सेटल्ड, ठीक है वो हो गया, ये नहीं होगा, इसमें कुछ बदलाव होना ही नहीं, क्यों व्यर्थ में लगा हुआ है। स्टॉप फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। हार्प होता है सर, बार बार उसके ऊपर काम किए जा रहे, बात किए जा रहे, करे जा रहे काम, जरूरत ही नहीं है। स्टॉप फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स।
सर एवरीबडी यस नो? दैट्स ग्रेट, शाबाश। आगे की तरफ सर, ये आज हमने देख ही लिया सर, कंफ्यूज्ड के लिए, परप्लेक्स्ड के लिए, जब आदमी को समझ में नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं, उसे कंफ्यूज्ड कह दो, परप्लेक्स्ड कह दो। बात तो परप्लेक्स्ड कह दो, कंफ्यूज्ड कह दो, एट सी कह दो, एट सिक्सेस एंड सेवंस कह दो, एट वंस विट्स एंड कह दो, एट अ लॉस कह दो, सबका मतलब क्या होता है? कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। उस सेंस के लिए वर्ड आता है एट सी। आई एम एट सी, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। आई एम परप्लेक्स्ड, आई एम एट सी। बेटे आया ये वर्ड भी समझ में आप लोगों को? आ गया ये। ब्रीथ, बेटा इसको ना अगर चाहो तो पूरा ऐसे यूज कर सकते हैं, इसको ना ब्रीद ऐसे करके, ब्रीद डाउन वंस नेक, मतलब वॉच ऑल वंस एक्शंस क्लोजली। आपने देखा हो सुपरवाइजर होता है ना, सुपरवाइजर कंपनी में क्या करता है, जो लोग काम कर रहे होते वर्कर, ऐसे रखता है उन पे नजर, पूरी नजर रखता है कर क्या रहे हैं ये। जब ऐसे हम बारीकी से सब पे नजर रखते हैं ना, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्रीद डाउन वंस नेक। तो यहाँ वंस जिस पे नजर, ये ध्यान रखना, इसको यूज करना नहीं आता। जैसे देखिए, मैं आप पर नजर रख रहा हूं, जैसे देखिए अगर मुझे ये कहना हो कि मैं आप पर पूरी नजर बना रहा हूं, आप पे नजर, तो देखो कैसे लिखूंगा बेटा सन इसको, आई एम ब्रीदिंग डाउन योर नेक। तो जिस पे नजर रखी जाएगी ना बेटा, उसका उसका अधिकार वाला वर्ड आएगा। जैसे मेरे पे नजर रखी गई तो माई नेक, आप पे नजर रखी गई तो योर नेक, ही पे नजर रखी गई तो हिज नेक, शी पे नजर रखी गई तो हर नेक। तो आई एम ब्रीदिंग डाउन, आई एम ब्रीदिंग डाउन योर नेक, मतलब आई एम वॉचिंग ऑल योर एक्शंस क्लोजली। मैं आपके हर काम को बहुत बारीकी से देख रहा हूं, आपकी हर चीज पे नजर बना के बैठा हूं। पता चला बेटा कैसे वर्ड यूज होगा? राजा बेटे पता चला? जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बेटा, वो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं ये वर्ड कैसे यूज होगा, उनको तो बस पता है क्या चाहिए, इसका हिंदी बताओ क्या है। सर उनको कोई मतलब ही नहीं ये सेंटेंस में कैसे आएगा, कहाँ यूज होगा, कब यूज होगा, मतलब ही नहीं, हिंदी बता दो बस। पता नहीं क्यों, समझ में भी नहीं आ रहा मुझे भी, मैं भी नहीं समझ पा रहा कि बच्चे ऐसे क्यों पढ़ते हैं। यार तुम किसी चीज को पढ़ रहे हो तो बेटा समझो तो, वो कब आती है, क्यों आती है, किसके लिए आती है, कैसे यूज होगी, किस कंडीशन में यूज होगी। बिना सोचे समझे पढ़े जाने का तो कोई तुक है ही नहीं यार। ऐसे तो कितनी भी मेहनत कर लो क्या फायदा हुआ। सो आई एम ब्रीदिंग डाउन योर नेक, इसका मतलब मैं आपको बहुत बारीकी से आपके ऊपर नजर बना के बैठा हूं। तो जिस पे नजर बना रखी उसके लिए यहाँ पे पोजेसिव वर्ड आ जाएगा नेक। जैसे मान लो हम ये कहना चाहें, हम इस शी के ऊपर, मैं इस शी के ऊपर बहुत बारीकी से नजर बना के बैठा हूं, हर चीज इसकी नोटिस कर रहा हूं, तो कैसे बोलूंगा? आई एम ब्रीदिंग डाउन हर नेक। बेटा समझ में आई बात? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पुलिस मेरे पे नजर बना के बैठी, तो द पुलिस आर ब्रीदिंग डाउन माई नेक। समझ में आया ना सर? आगे देखिए सर, ये वर्ड ऐसे नहीं ऐसे लिखना है सर, गेट द सेक फ्रॉम। बेटा गेट में यूज करो, और यहां पे लिख दो बेटा बिट डिसमिस्ड फ्रॉम। बी लिख दो बेटा, गेट द सेक फ्रॉम। ये दो वर्ड आएंगे बेटा, हिट द सेक और गेट द सेक फ्रॉम, दोनों का मतलब बताऊंगा बेटा एक एक करके। गेट द सेक फ्रॉम, बेटा जब हम किसी, आपने हिंदी में भी सुना होगा ऐसे, अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और निकलो, अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और। तो जब किसी व्यक्ति को उसकी जॉब से निकाल दें, किसी भी व्यक्ति को उसके पद से, उसकी जॉब से अगर हम निकालते हैं, तो इंग्लिश में बोलते गेट द सेक फ्रॉम। जैसे आई गॉट द सेक फ्रॉम माई पोस्ट, फ्रॉम माई ऑफिस, इसका मतलब मुझे मेरे पद से निकाल दिया गया। किसी को उसके पद से निकाल देना, उसकी जॉब से निकाल देना, उस इंग्लिश में बोलते गेट द सेक फ्रॉम। एक होता बेटा हिट द सेक।
रात को सोने के लिए जब हम बिस्तर पे जाते हैं, गो टू बेड जिसे हम कहते हैं, सोने के लिए जाना, उस इंग्लिश में बोलते हैं हिट द सेक। सोने की इंग्लिश में आता है हिट द सेक। सोने के सेंस में आएगा बेटा हिट द सेक। राजा बेटे समझ में आया?